मैंने इस हफ्ते एक वीडियो देखी और सिंध सरकार इस बीच ऐलान कर देती है कि अगर ये लोग 2 हफ्ते के अंदर अपने पूरे परिवार के साथ वापस नहीं आए तो उनका घर कब्जे में ले लिया जाए। पर भारत आने के बाद उनको ये रियलाइज होता है कि उनको एक रेफ्यूजी और आउटसाइडर की तरह ट्रीट किया जा रहा है। और एक ट्विटर थ्रेड देखा। तो कराची कहानी की एपिसोड 3 होनी तो उस बारे में थी जिसका मैंने एपिसोड 2 से पहले एंड पर एक टीज़र दिया था आपको कि फाइनेंशियल एलीट कैसे बनी। लेकिन मुझे लगा कि ये जो टॉपिक है ये पहले समझना ज़रूरी है, क्योंकि जो एम्पायर्स बनाए गए उससे पहले जो बिल्डिंग के साथ हुआ या ज़मीन के साथ हुआ जिसके ऊपर ये इमारतें बनी, उनकी कहानी बताना बहुत ज़रूरी थी। इसीलिए कराची कहानी की एपिसोड 3 होगी अबाउट द एक्सोडस ऑफ सिंधी हिंदूज फ्रॉम सिंध। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान में कुछ लोग हैं जिनको इतना भी नहीं फ़र्क पता कि नेशनल आइडेंटिटी क्या होती है, एथनिक आइडेंटिटी क्या होती है, रिलीजियस आइडेंटिटी क्या होती है, क्योंकि पाकिस्तान ने मजहबी शनाख्त को नेशनल शनाख्त बना दिया है, इन दोनों चीज़ों को फ्यूज़ कर दिया है। तो कुछ लोग ऐसी जाहिलाना बातें करते हैं कि भाई हिंदुओं ने बनाया था कराची, सिंधियों ने तो नहीं बनाया था। आपकी मजहबी आइडेंटिटी, आपकी एथनिक आइडेंटिटी अलग चीज़ें होती हैं। जो हिंदू थे, जो पारसी थे कराची में, वो भी सिंधी थे। और अनफॉर्चुनेटली कराची को जो एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ कि कराची की इंटेलिजेंसिया, कराची की फाइनेंशियल एलीट, ट्रेडर्स, जिन लोगों ने कराची बनाया था, उनको काफ़ी बेदर्दी से निकाला गया। और ये तारीख़ का एक वो हिस्सा है जिसके बारे में ज़्यादा गुफ्तगू नहीं की जाती। हम जब भी बंटवारे की बात करते हैं, 1947 की बात करते हैं, फोकस पंजाब पर होता है, क्योंकि पंजाब में जो वायलेंस था वो अनइमेजिनेबल था। लेकिन जो ट्रेजेडी इधर भी हुई, सिंध में भी हुई, उसका भी कहीं ना कहीं जिक्र करना ज़रूरी है। तो सिंध की अगर आप तारीख़ देखें तो सिंध की जो आइडेंटिटी फॉर्म हुई है उसमें बुद्धिज़्म, सिखिज़्म, सूफीज़्म, इस्लाम, ये सारी चीज़ें मिलकर कहीं ना कहीं सिंध की एक आइडेंटिटी बनी है ऑर्गेनिकली थ्रू इंटरैक्शंस। यहाँ ऑब्वियसली आपको कुछ वाक़ये मिल जाएंगे टेंशन्स के, लेकिन हिस्टोरिकली अमन व अमान रहा है, पीसफुल को एग्जिस्टेंस रही है। आज अगर आप गाने भी सुनते होंगे, आपने झूले लाल का जिक्र भी सुना होगा, सिंध में बहुत ज़्यादा सुना होगा आपने। झूले लाल एक्चुअली एक हिंदू भगवान है। तो वो कहीं ना कहीं मेमोरी परसिस्ट करती है कि रिस्पेक्ट सब रिलीजन्स के लिए, साथ रहना। अब क्योंकि सियासी फ़ायदे होते हैं तो ये बयानियाँ बनाए जाते हैं, जिस तरह पाकिस्तान ने भी बनाया कि मोहम्मद बिन कासिम जो है पहला पाकिस्तानी था, इस्लाम लाया। मोहम्मद बिन कासिम से पहले भी इस्लाम था सिंध में। मोहम्मद बिन कासिम तो मारने ही मुसलमानों को आया था। तो ये सियासी बयानिए होते हैं। इसी तरह हमने मल्लू एसपिलाई की किताब पे जो पूरी सीरीज़ की एक वीडियो की, उनके साथ पॉडकास्ट की, वो इंडिया का भी आपको ये पर्सपेक्टिव देता है कि किस तरह पॉलिटिकली ये आइडेंटिटीज़ फॉर्म होती हैं। मुस्लिम लीग ने जिस बिना पर पाकिस्तान की डिमांड की, वो 2 नेशन थ्योरी जो थी कि मुसलमान और हिंदू जो हैं ये अलग कौम हैं, तो उससे भी एक टेंशन पैदा हुई, एक राय पाकिस्तान में लोगों के अंदर आ गई, जो हमने पंजाब में भी देखा कि भाई अब तो पाकिस्तान बन चुका है, अब क्यों यहाँ सिख रहते हैं, अब क्यों यहाँ हिंदू रहते हैं, इनको तो निकल जाना चाहिए। फिर उनको निकालने के लिए जुल्म भी किया गया, मैसेकर्स भी हुए। तो ये ऐसा नहीं है कि तारीखी तौर पर यह खित्ता ऐसा ही था। टेंशन्स आपको मिलेंगी, वॉर्स आपको मिलेंगी जो टेरिटोरियल वॉर्स थी, लेकिन पार्टीशन वायलेंस जो है इज़ वेरी यूनिक टू 1947। जो मास कम्युनल वायलेंस आपने पंजाब में देखा, काफ़ी हद तक सिंध उससे बचा रहा। इसी वजह से फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट में भी आप तनाज़े देखेंगे, आप टेंशन देखेंगे। राम भूलचंद जेठमलानी जो इंडिया के फॉर्मर यूनियन जस्टिस मिनिस्टर हैं, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, इंडियन बार काउंसिल के प्रेसिडेंट रहे हैं, उन्होंने ये कहा पार्टीशन के बारे में और सिंधियों के उसमें रोल के बारे में। पाकिस्तान came into existence as a result of partition, but we reluctantly accepted. But when the rivers of blood were flowing elsewhere in India, not one Sindhi Hindu was killed by a Sindhi Muslim. हैदर निज़ामी जो IBM में पढ़ाते हैं, PhD है उनका पॉलिटिकल साइंस में, कई पेपर्स पब्लिश कर चुके हैं। उन्होंने एक्सप्रेस ट्रिब्यून में एक आर्टिकल लिखा जिसमें वो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान ने चीफ मिनिस्टर अयूब खोड़ो को कहा कि तुम किस तरह के मुसलमान हो, तुम हिंदुओं को प्रोटेक्ट कर रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए।
सिंध गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोशिश कर रही थी कि लोगों का कत्लो गारत ना हो। इनफैक्ट वो तो चाह रही थी कि ये जाएं भी ना यहाँ से। हमने पिछली एपिसोड में मोहम्मद वसीम की किताब का भी आपको रेफरेंस देकर बताया कि एक कॉन्फ्लिक्ट जो थी फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की थी, वो इस बात पर थी कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो चाहती थी हिंदू निकलें और प्रोविंशियल गवर्नमेंट चाहती थी कि नहीं, मास एक्सोडस ऑफ हिंदूज सिंध से ना हो। आर्टिकल में हैदर निज़ामी लिखते हैं कि लियाकत अली खान ने अयूब खोड़ो को कहा कि अपना कैपिटल जो है हैदराबाद या कहीं और बना लो। जर्नलिस्ट अली रन ने यह भी ट्वीट किया कि एक कंप्लीटली मेड अप चार्ज लगाया गया अयूब खोड़ो के ऊपर कि इन्होंने चीफ मिनिस्टर हाउस से टाइपराइटर चुरा लिया। इस बेसिस पे उनको डिसमिस कर दिया गया, जबकि असल वजह ये थी जो हम एपिसोड 1 में डिस्कस कर चुके हैं कि कराची को सिंध से अलग करना था। उसके बाद लियाकत अली खान ने प्रोडा भी इस्तेमाल किया अयूब खान को हरास करने के लिए। आज भी वही होता है कि भाई जिस सियासतदान के सियासी फैसले आपको पसंद नहीं आते उसके खिलाफ आप करप्शन चार्जेस लगाकर लॉ को इस्तेमाल करके उनको तंग करते हो। कराची का सेपरेशन फ्रॉम सिंध हम एपिसोड 1 में डिस्कस कर चुके हैं। इस एपिसोड का जो फोकस है वो एक्सोडस ऑफ सिंधी हिंदूज है। मोहित मेंगल की जो वीडियो थी वो भी इसी इशू के ऊपर थी। बहुत अच्छी उन्होंने एक पर्सनल कहानी बताई है उस पर। जिस बुक पे वो रिलाई कर रहे हैं फॉर अ लॉट ऑफ द थिंग्स ही सेड इज द मेकिंग ऑफ एक्साइल सिंधी हिंदूज एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया बाय नंदिता भवनानी। नंदिता भवनानी जो है उनका एक MA है एंथ्रोपोलॉजी में, CA भी है, लॉ में भी डिग्री है। एक्सटेंसिवली वो सिंध पे रिसर्च कर चुकी हैं, उनकी किताबें भी हैं इस इशू के ऊपर और उन्होंने कई पार्टीशन सर्वाइवर से बात कर ये किताब लिखी है। वैसे तो द पाकिस्तान एक्सपीरियंस का एक फ्लेवर रहा है सब्र प्यार तहम्मुल, पर मुझे लगता है कि इस वीडियो मैं जो मैं बातें करूंगा इस किताब के बारे में, ये थोड़ी कराची कहानी की एपिसोड है, थोड़ा TP डिस्कशन है, वो हमारे रेगुलर लिसनर्स को भी हजम नहीं होगी। तो अगर आप पाकिस्तान स्टडीज़ पे बड़े हुए हैं और आप वो मानते हैं और आपका एक इंक्लिनेशन है, आई वुड सजेस्ट आप ये वीडियो ना देखें, यहीं इस वीडियो को छोड़ दें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप ये वीडियो देखकर मुझे गालियाँ दें या बुरा भला कहें। तो ये वीडियो एज समबडी, जो आप सबको पता है मेरी राय क्या है, मैं पढ़ता भी हूँ लिखता भी हूँ, मुझे भी पढ़ना थोड़ी मुश्किल हुई थी, क्योंकि इसमें जो सच है वो कहीं ना कहीं हम नहीं मानना चाहते कि हमारी तारीख है, कि ये हमारा सच है, कि ये हमारा शहर है। हमने थोड़े इल्यूजन्स और डिल्यूजन्स अपने बारे में बनाए हुए हैं। जिस तरह एक आइडिया है कि कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी है, कल्चरली एक्सेप्टेबल। कराची का एक रिलीजियस राइट बहुत हैवी फ्लेवर रहा है हिस्टोरिकली। ऐसा नहीं है कि इनफैक्ट सिंध में अगर आप जाकर देखें तो कराची सिंध के अंदर वुड फॉल ऑन द लोअर साइड इन टर्म्स ऑफ रिलीजियसली टॉलरेंट सिटीज़ मेरी नज़र में। जिस तरह होली भी है सिंध की यूनिवर्सिटीज़ में मनाई गई, कराची में मैं तो सोच भी नहीं सकता, मुझे नहीं लगता कि मनाई जाएगी। मैंने हाल ही में एक आपको रेफरेंस भी दिया कि जब सिंध स्टूडेंट्स बना रहे थे पहले, कई साल पहले, डेकेड्स पहले, तो जमीयत ने उनको मारना शुरू कर दिया, फिर एथनिक राइट्स उसकी वजह से शुरू हो गए। तो जो 1947 के बाद कराची में हुआ, जो सिंध में हुआ, उसकी थोड़ी तल्ख हकीकतें हैं जो इस किताब में बयान हुई हैं। अगर आप किताब खुद पढ़ना चाहते हैं ताकि आपको सारी नुआंस मिले, डिटेल्स मिले, तो वो पढ़ लें। मेरी कोशिश ये होगी कि इस वीडियो में वार्निंग मैंने आपको दे दी है, अगर आप फिर भी सुनना चाहते हैं, मैं अपना एनालिसिस नहीं ऑफ़र करूँगा। यूजली मैं सिंथेसाइज करके जो किताब में लिखा हुआ है आपको एक बयानिया बनाकर, एक नैरेटिव बनाकर चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि लोग मेरी आइडेंटिटी देखेंगे, तो मैं ये बातें नहीं कर रहा। जो किताब में लिखी हुई बातें वो मैं आपको एज इट इज़ बताऊँगा, ताकि आप ये ना बोल सकें कि तुम सिद्धी हो, तुम इस वजह से ये बात कर रहे हो। मेरे खुदा का वास्ता है, इतनी नैरो फ्रेम, इतना रिडक्शनिस्ट वे ऑफ थिंकिंग कि कोई अपनी आइडेंटिटी है, उस आइडेंटिटी के बियॉन्ड उसको आप देख ही नहीं सकते, इस तरह सोचना छोड़ दें। तो किताब में लिखा हुआ है कि 1947 से पहले सिंध में नहीं हुए वाक़ये नफ़रत के, कम्युनल वायलेंस के। मोहित मेंगल ने जो अपनी वीडियो में वाक़ये का जिक्र किया है, किताब में लिखा है कि वो वाहिद वाक़या था। There was only one incident on 6 June 1947 in Jacobabad in northern Sindh. Envelopes containing pieces of cotton soaked in glycerine and potassium were thrown into 17 Hindu shops in the main bazaar at night, setting them on fire, but no person was attacked, injured or killed. तो अगर तो मोहित मेंगल की वीडियो देख के ये एक लोगों में राय थी कि ये थ्रू आउट सिंध हो रहा था, हर दुकान में हो रहा था, हिंदुओं की दुकानें जलाई जा रही थी, तो ऐसा नहीं था। पंजाब ने जो कम्युनल वायलेंस देखा वो सिंध ने नहीं देखा टिल 1947 एटलीस्ट, टिल 14 अगस्त 1947 एटलीस्ट।
जो उस वक्त सिंध को ज़्यादा बड़ा इशू था वो ये था कि सिंध के जो टोटल रेवेन्यू था उस टाइम वो 9.24 करोड़ था, बट क्योंकि इकोनॉमिक एंग्जाइटी थी, पार्टीशन एंग्जाइटी थी, उसकी वजह से जो फ्लाइट ऑफ कैपिटल हुआ सिंध से, बेयर इन माइंड सिंध का टोटल रेवेन्यू 9.24 करोड़ है, और जो फ्लाइट ऑफ कैपिटल जितना पैसा सिंध से बाहर गया उस टाइम वो 20 से 30 करोड़ था। 20 से 30 करोड़ पैसा जो है वो सिंध से बाहर गया। पर ये जो एक रिलेटिव काम था ये हमेशा नहीं रहना था। वायलेंस जो शुरू हुआ है वो भी सिंध से नहीं हुआ। इस खित्ते में अगर लोअर पाकिस्तान हम बलूचिस्तान सिंध देखें, इस खित्ते में जो वायलेंस शुरू हुआ है वो 20-21 अगस्त को शुरू हुआ है, और वो शुरू हुआ है क्वेटा से। नंदिता इसमें बताती हैं कि एक वर्जन कहता है कि पंजाबी मुसलमान जो क्वेटा आए थे, जिन्होंने पंजाब में वायलेंस देखा था, उन्होंने यहाँ से वायलेंस शुरू किया। दूसरा एक वर्जन है कि कुछ पश्तून लोगों में और मुसलमानों में कॉन्फ्लिक्ट हुई, वो फिर एथनिक उसने रंग ले लिया, वहाँ से राइट्स शुरू हुए, बट राइट्स हुए और हिंदुओं को स्पेसिफिकली टारगेट करके मारा गया। एक वजह ये भी थी कि जो ड्राई फ्रूट और फ्रूट बिजनेस था वो हिंदू से कंट्रोल था, उस पर भी कंट्रोल लेना था। मैंने कई बार ये कहा है कि पार्टीशन वायलेंस को अगर आप स्टडी करें तो आप देखेंगे कि इट्स एज मच अबाउट, इफ़ नॉट मोर, इकोनॉमिक्स एज इट इज़ अबाउट रिलीजन। मैं हमेशा लोगों को यही नसीहत देता हूँ कि किताब पढ़ें, क्योंकि किताब में बहुत सारी कहानियाँ हैं जिन लोगों ने ये देखा था, जो आई विटनेसेस हैं। लीला शाहानी की एक कहानी इसमें लिखी हुई है कि 1947 की एक रात को जब वो एक पार्टी से वापस आती हैं तो वो देखती हैं कि शहर की सड़कों पे कई लोग सो रहे हैं। फिर वो घर जब पहुंचती हैं तो वो देखती हैं कि खामोशी है। उनके यहाँ 4 लोग काम करते थे, ना किसी की आवाज़ आ रही है। तब उनको एहसास होता है कि उन्होंने जो सड़क पे लोग देखे थे वो सो नहीं रहे थे, वो लाशें थी। इस वक्त एक मॉब की जब आवाज़ आती है तो उनके जो मियाँ हैं वो एक बलोची कैप पहन लेते हैं, और जब मॉब आके उनसे पूछता है कि हिंदू कहाँ हैं, हिंदू कहाँ हैं, तो वो कहते हैं सबको मार दिया। इस तरह वो बच कर निकलते हैं। फिर उसके बाद जो वो टांगे में बैठते हैं, लीला लिख रही हैं कि उनको थ्रू आउट ये शक रहता है कि ये टांगे वाला मुसलमान है, ये हमें मार देगा। पर टांगे वाला उनको एयरपोर्ट पे जाकर जब पहुंचा देता है तो वो कहता है कि भाई मैं मर भी जाऊं तो आपको पहुंचाऊंगा। तो फिर लीला को शर्म आती है कि मैंने क्यों इसकी नीयतों पे शक किया। तो ये बाइनरी में आप नहीं बंद कर सकते लोगों को। जहाँ एक तरफ जुल्म हो रहा था वहाँ एक तरफ लोग बचा भी रहे थे, दे वर हीरोज एज वेल। इट वाज नॉट लाइक कि हर मुसलमान मार रहा था। तो इस तरह के वाक़यों की वजह से 2/3 माइनॉरिटीज़ जो हैं क्वेटा की वो सिंध की तरफ रवाना हो गई। तो नंदिता लिखती हैं कि पूरे रास्ते सिंध में हिंदू रेफ्यूजीज़ के लिए हमदर्दी थी। हर जो स्टेशन आया ट्रेन पे, क्वेटा से हैदराबाद तक, वो सक्खर में हो, शिकारपुर में हो, हैदराबाद इटसेल्फ में हो, वहाँ इन रेफ्यूजीज़ को खाना दिया गया, पानी दिया गया, इनके लिए इंतज़ाम किया गया। सिंध में जो वायलेंस शुरू होता है वो पाकिस्तान बनने के बाद अगस्त के एंड में होता है। नॉर्थ सिंध जो है आज भी आप लोग सुनते होंगे कच्चे के डाकू। अनफॉर्चुनेटली ये हिस्टोरिकली वहाँ डकैती का सिलसिला रहा है। तो जो शुरू के वाक़े हुए वो डकैती के थे कि जो लोग जा रहे थे उनकी चीज़ें चुरा ली गई, रॉबरी हुई, यहाँ से सिलसिला शुरू होता है। जो बड़ा इंसिडेंट है वो नवाबशाह में हुआ। नवाबशाह में काफ़ी पंजाबी सिख थे, तो वो पंजाबी सिख और हिंदू जो हैं वो वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं, नंदिता लिखती हैं एक पंजाबी मुस्लिम थे, उसके पास गए कि भाई हमें प्रोटेक्ट करो। उसने उनसे 1 लाख रुपए रिश्वत मांगी। फिर 30 अगस्त की रात को सिखों पर हमला किया गया और उनकी घर जला दिए गए। नंदिता लिखती हैं कि अब मैं कोशिश करूँगा कि जो वो एक्चुअली लिख रही हैं टेक्स्ट वो आपकी स्क्रीन पर चला दूँ ताकि आप ओरिजिनल अंग्रेज़ी टेक्स्ट पढ़ लें, पर क्योंकि कई लोग हैं जिनको अंग्रेज़ी नहीं समझ में आती तो मैं उनके लिए कोशिश करूँगा कि उर्दू में जितना अच्छा मैं तर्जुमा कर सकूँ। अगर कुछ 19-20 हो जाए माजरत के साथ। वो लिख रही हैं कि इन सिखों को इसलिए टारगेट किया गया था क्योंकि जो पंजाबी सिख हैं उन्होंने ईस्ट पंजाब में जो जुल्म हुआ, कारनेज हुई, उसमें एक रोल प्ले किया था। तो रिटेलिएटरी उसके बदले में एक एंटी सिख सेंटिमेंट्स था। तो नवाब शाह से खोखरापुर जाने वाली ट्रेन पर हमला किया गया। नंदिता लिखती हैं कि एक स्ट्रिंग ऑफ नाइफ अटैक्स, छुरी के अटैक्स हुए नवाबशाह के बाद कराची में। ये किए गए महाजरों से। कई जो इनके विक्टिम थे वो सिख थे, और ये एंटी मुस्लिम वायलेंस दिल्ली के जवाब में किया गया। कई लोग मुझे हिंदुस्तान से ये वीडियो देख रहे होंगे और शॉर्डन फ्रॉइड हो रहा होगा कि देखें कितना जुल्म हुआ। देखें, क्योंकि मैं पाकिस्तान पे फोकस रहता हूँ, क्योंकि द पाकिस्तान एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं पाकिस्तान का जिक्र कर रहा हूँ। अगर आप किताब पढ़ेंगे, किताब में कई ऐसे वाक़ये हैं जो दिल्ली में भी हैं। इनफैक्ट दिल्ली में कराची से ज़्यादा वायलेंस हुआ। ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं होता कि यार ये देखो पश्तून बुरे हैं, ये देखो पंजाबी बुरे हैं, ये देखो महाजिर बुरे हैं, ये देखो ये सिंधी बुरे हैं।
मकसद ये होता है कि एक चीज़ आप समझें, एक इकोनॉमिक एंग्जाइटी भी पैदा हुई थी, एक जनरल एंग्जाइटी भी पैदा हुई थी, फिर उसके बाद पार्टीशन एक्सपीरियंस था, वो भी अच्छा नहीं था। ट्रेनों पर, प्लेन्स पर लोगों ने, इट वाजंट एज बैड इन सिंध एज पंजाब, जहाँ हमने कई वाक़ये देखे जहाँ ट्रेनें लाशों से भरी हुई आईं, फिर भी आसान तो नहीं था। शिप्स पर भी हमले हुए, यहाँ ट्रेन्स पर भी हमले हुए, खोखड़ापुर पे भी हमले हुए, पंजाब जितने नहीं हुए। तो बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस था उन लोगों का भी जो इंडिया से इधर आ रहे थे और इधर से इंडिया जा रहे थे। उसके साथ इकोनॉमिक एंग्जाइटी, उसके बाद फिर रिसोर्सेज, ज़ाहिरी बातें कम पड़ जाती हैं, कैंप्स में रहना। तो वायलेंस जो उसके बाद ये लोग कर रहे हैं, उसको आप उस कॉन्टेक्स्ट में समझें। अगर एक कम्युनिटी बुरी है, एक कम्युनिटी अच्छी है, वो मज़हब की बिना पर हो या एथनिक बिना पर हो, तो आप बस अपनी सियासत के लिए चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, तारीख को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तारीख कॉम्प्लिकेटेड है। आज भी हम ये देखते हैं कि भाई स्वीडन में कोई वाक़या होता है, यहाँ के मुसलमान उठा के यहाँ की क्रिश्चियन बस्ती को जला देते हैं। कोई सेंस बनता है? कोई सेंस तो नहीं बनता, इन लोगों के दिमाग में बन रहा होता है। तो उसी तरह पार्टीशन के टाइम अगर आपको सुनने में आया कि भाई दिल्ली में इतने मुसलमानों को मार दिया, तो यहाँ के जो मुसलमान आए हुए हैं, दिल्ली से आए हुए हैं, वो उठ के यहाँ के मकामी हिंदुओं सिखों पर बदला लेंगे। बदले का सेंस नहीं बनता। यही चीज़ राम जेठमलानी ने भी कही कि भाई किस चीज़ का बदला आप ले रहे हो? Revenge for what? Sindhi Hindus had done nothing. और आपको ये डॉक्यूमेंटेड वाक़ये मिलेंगे। अगेन मैं बुक से कोट कर रहा हूँ कि भाई नंदिता लिख रही हैं कि 500 पाकिस्तान के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो हैं वो गए लियाकत अली खान कायदे आज़म के पास प्लीड करने कि भाई दिल्ली में वायलेंस हो रहा है, वहाँ हमारी फैमिलीज़ भी हैं, कुछ सेफ़ पैसेज दिया जाए। जो रीअश्योरेंस उनको मिली वो उससे खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने वापसी में जाकर सिगरेट की दुकानें जला दी, एक बस जला दी, उसके बाद कर्फ्यू लग गया। फिर उसके बाद हिंदुओं और सिखों पर जो हमले हैं वो भी कराची में शुरू हो गए। अगेन ये पर्पज़ नहीं है कि हिंदुओं को आप डिमोनाइज़ करें या मुसलमानों को डिमोनाइज़ करें। नंदिता ये भी लिखती हैं कि कुछ 44,000 मुस्लिम हाउसेस वर ऑक्यूपाइड इन ओल्ड दिल्ली अलोन। तो दिल्ली का हाल कराची से कई बुरा था। और ये मैं नहीं कह रहा, नंदिता क्रेडिट दे रही हैं। वो लिखती हैं कि येट द सिंध गवर्नमेंट हैड द फोरसाइट, कि उनमें दूरअंदेशी थी, लार्ज स्केल वायलेंस को बचाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, स्ट्रिक्ट मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर के तहत। तो मुस्लिम लीग लीडरशिप जो थी सिंध में, उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट विद कम्युनल वायलेंस जो मस्जिद मंजिलगाह में हुआ, उसको फर्दर ब्लड शेड से प्रिवेंट करने के लिए मस्जिद मंजिलगाह में जो मुस्लिम लीग की लीडरशिप है सिंध में, जिसमें जीएम सईद भी थे, उसकी वजह से कम्युनल वायलेंस हुआ। उससे उन्होंने सीखा, उन्होंने बोला आइंदा ये हम कभी नहीं होने देंगे। तो सिंध में जब कर्फ्यू विड्रॉ भी हुआ, 21 सितंबर को सिंध पब्लिक सेफ्टी ऑर्डिनेंस आ गया कराची में, नवाब शाह में, थरपाकर में, हैदराबाद में। नंदिता लिखती हैं कि एंटी माइनॉरिटी वायलेंस जो है वो सिंध गवर्नमेंट की कोशिश थी कि कम से कम किया जाए, हिंदू इंटरेस्ट को अकोमोडेट किया जाए। इस वजह से सिंध माइनॉरिटीज़ एसोसिएशन बनाई गई, जिसमें डॉक्टर हरमिंद दास वधवानी हेड कर रहे थे। 2 सीट जो हैं सिंध कैबिनेट में वो माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए रिजर्व कर दी गई। जो नई सिंध यूनिवर्सिटी बनाई गई थी उसमें बोर्ड ऑफ स्टडीज़ बनाया, हिंदू कल्चर एंड रिलीजन के लिए, गुजराती के लिए, संस्कृत के लिए, मराठी के लिए। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ने एडवाइजरी कमिटीज़ बनाई उन मैटर्स के लिए जो हिंदू, पारसी, क्रिश्चियन से रिलेटेड थे। सिंध गवर्नमेंट ने एक कमिटी भी बनाई जो इन्वेस्टिगेट करेगा केसेस कि भाई किसने फोर्सफुली हिंदू ऑफिसेस, शॉप्स और हाउसेस को जो है वो ऑक्यूपाई किया है मुस्लिम रेफ्यूजीज़ ने ऑफ इंडिया। साथ ही साथ जो महाजर 1946 से सिंध में आना शुरू हो गए थे, उनके लिए सिंध ने अंसार का रोल प्ले किया था। नंदिता लिखती हैं कि द सिंध मुस्लिम लीग हैड देन वेलकम्ड देम विद ओपन आर्म्स इन अ डिटर्मिन्ड जेस्चर ऑफ मुस्लिम सॉलिडारिटी। तो हर तरह की कोशिश की जा रही थी कि भाई मुहाजिरों को भी अकोमोडेट किया जाए, मुहाजिरीन के साथ जो रवैया अंसार का होता है वो भी किया जाए, और साथ ही साथ जो लोकल हिंदू कम्युनिटी है उन पर भी जुल्म ना हो। कोशिश मेरी इस वीडियो में यही होगी कि क्योंकि ये फ्रॉड टॉपिक्स हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मुश्किल होगा हज़म करना, तो मैं बुक पर ही रहूं, नंदिता जो लिख रही हैं वही बोलूं, अपनी राय ज़्यादा ना दूं। तो वो लिख रही हैं कि वज़ीरा ज़मींदार के मुताबिक जो हिंदू घर थे उनकी फोर्सेबल ऑक्यूपेशन की गई मुहाजिरों ने, और ये सबसे कॉमन एक क्राइम बन गया। ये बाद में जाकर आप देखेंगे कि जिन लोगों को अरेस्ट भी किया गया लूटने पर,
वायलेंस करने पर, नाइफ अटैक्स करने पर उनको बिना किसी सज़ा फेडरल गवर्नमेंट की इंटरवेंशन पर रिहा करवा दिया गया था। तो एक हिंदू फीलिंग पैदा हो गई कि हम अपने ही घर में एलियन हैं, क्योंकि हम पर जुल्म किया जा रहा है और उसका कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। साथ ही साथ जो शहर का पूरा शक्ल है वो ट्रांसफॉर्म हो गई, क्योंकि बहुत सारे मुहाजिर आ रहे थे। सितंबर 1947 तक कम से कम 40,000 मुहाजिर हैदराबाद में थे। वो पब्लिक स्पेस और इंस्टीट्यूशन जिस तरह के नूर मोहम्मद हाई स्कूल, ट्रेनिंग कॉलेज, उसको ऑक्यूपाई करना शुरू हो गए। हिंदू प्रॉपर्टीज़ भी ऑक्यूपाई की, पर उनको फिर वहाँ से विकेट करवाया जब हिंदूज ने प्रोटेस्ट किया। द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ डिसकंटेंटेड मुस्लिम्स, their intrusion into therefore Hindu domains, their occasional forcible occupation of Hindu homes, and their open antipathy towards resident Hindus highly alarmed the Hindus of Hyderabad, many of whom already had a communal outlook. देखें, हिस्ट्री कॉम्प्लिकेटेड होती है, जिस तरह मैं आपको बार बार कहता हूँ। तो जो हिंदू हैदराबाद में रहते थे वो अमीर से, तो उनका एक कम्युनल आउटलुक भी था और वो अपने आप को ज़रा अमीर भी समझते थे। क्लास भी तो प्लेन होता है ना। तो उनको बहुत गुस्सा आया कि एक तुम्हारे घर ऑक्यूपाई कर लिए और वो भी मुसलमानों ने कर लिए। तो जाहिरी बात है इसमें जालिम मुसलमान ही हैं। बट इट्स इंटरेस्टिंग कि कितने पर्सपेक्टिव्स एट प्ले होते हैं। कास्ट, क्लास, रिलीजन, एथनिसिटी, पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री, दे ऑल प्ले आउट इन दीज इंसिडेंट। नंदिता लिख रही हैं कि खोड़ो गवर्नमेंट के जो एफर्ट्स थे रीअश्योर करने के लिए हिंदू, वो इफेक्टिव नहीं हुए, क्योंकि ऑन ग्राउंड जो हो रहा था वो गवर्नमेंट क्लेम्स के बरक्स था। अर्ली सितंबर तक बहुत ज़्यादा एंटी मुस्लिम वायलेंस हुआ दिल्ली में, और उसके जवाब में फिर कराची में भी वायलेंस हुआ। 8 सितंबर को मुहाजिरों के एक क्राउड ने हिंदुओं को ड्रिग रोड रेलवे स्टेशन कराची पर हमला किया, 9 लोगों को मार दिया, 26 लोग इंजर हुए। अगले दिन 9 सितंबर को एक बॉम्ब एक्सप्लोड होता है एम्बैकमेंट रोड पर नियर ली मार्केट इन कराची, जिसमें 5 मुसलमान इंजर हुए। नंदी गार्डन की एक बिल्डिंग से ये बॉम्ब फेंका गया था, जिसकी वजह से लोकल मुसलमान जो हैं वो बहुत अपसेट हो गए एंड हैड टू बी परसुएटेड नॉट टू रिटेलिएट अगेंस्ट द हिंदू सिंस देयर हैड बीन नो लॉस ऑफ लाइफ पैशन स्कूल। तो ये मामला वहाँ पर ठंडा हो गया। चीफ मिनिस्टर अयूब खोड़ो जो हैं उन्होंने बोला हमारी जो इकॉनमी है वो बिल्कुल ही तबाह हो गई है, क्योंकि हमारी ट्रेड और क्रेडिट के जो सारे चैनल्स हैं वो ड्राई अप हो गए हैं। अब हमारे जो क्रॉप्स हैं वो भी इन डेंजर हैं। साथ ही साथ मैसिव बर्डन हमारी इकोनॉमी के ऊपर आ गया है, क्योंकि हमारी स्लेंडर रिसोर्सेज के साथ इतना इन्फ्लक्स जो है वो हम मैनेज नहीं कर सकते, और एक वास्टली इंक्रीज हमारा एक्सपेंडिचर हो गया। बहुत सारे बैंक्स और ऑफिसेज जिसमें लोग काम करते थे वो हिंदू थे, तो वो भी निकल गए। तो नंदिता लिखती हैं कि गवर्नमेंट ने उनकी जगह मुहाजिर और पंजाबी मुस्लिम को एम्प्लॉय किया, पर वो नए थे प्रोविंस में, तो अवाम जो है वो सिंधी बोलती थी और उनको सिंधी नहीं आ रही थी, तो वहाँ बड़े मसले मसाइल हुए। इसमें एक सिंपलिस्टिक सा टेक है कि भाई हिंदुओं को रोका गया या जुल्म करके रोका गया कि आप नहीं जाएं। नहीं, एफर्ट्स हो रहे थे, बिकॉज गवर्नमेंट और गवर्नमेंट की जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्रिपल हो रहे थे विथ दिस माइग्रेशन एंड एक्सोडस। तो खोड़ो की जो अयूब खोड़ो की जो गवर्नमेंट है उन्होंने कोशिश की कि हिंदू मर्चेंट्स और ब्यूरोक्रेट्स ना जाएं, उनको एमिकेबली प्लिकेट करने की कोशिश की। एक पीस बोर्ड बनाया जिसमें अयूब खोड़ो खुद थे, हिंदू थे, मुसलमान थे, जिसमें उनको कहा कि भाई आपकी सारी जो शिकायतें हैं वो एड्रेस होंगी। सीनियर सेंट्रल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट के सीनियर लोग उसमें डाले। अयूब खोड़ो ने एक पब्लिक स्टेटमेंट भी की इनवाइटिंग दो हिंदूज हु हैड ऑलरेडी लेफ्ट पाकिस्तान टू रिटर्न टू देयर होम प्रोविंस। फजल रहमान जो सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर थे उन्होंने एक पब्लिक सेंटिमेंट किया प्रॉमिसिंग द माइनॉरिटीज ऑफ पाकिस्तान दैट दे वुड बी फुली प्रोटेक्टेड। साथ ही साथ जो चीज़ें हुई जिनके अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस हुए, जिसकी वजह से हिंदुओं को और लगा कि यार वी आर स्ट्रेंजर इन आवर ओन लैंड, सिंध गवर्नमेंट ने पास किया सिंध इकोनॉमिक रिहैबिलिटेशन ऑर्डिनेंस, जिसका ये मकसद था कि भाई जो बिज़नेस काम नहीं कर रहे हैं, जो बिज़नेस बंद ही हो गए हैं, तो वो सिंध गवर्नमेंट ऑक्यूपाई कर लेगी, जिसकी वजह से हिंदुओं को लगा कि यार ये तो हमारे बिज़नेस को ऑक्यूपाई करने की एक बहुत बड़ी साजिश है। साथ ही साथ हिंदुस्तान और संसार समाचार जो हिंदू अखबार थे उनको बंद कर दिया गया। प्री सेंसरशिप वॉज इम्पोज्ड ऑन सिंध ऑब्जर्वर। इसमें डॉक्टर चौधराम गिडवानी लिखते हैं कि जो मुसलमान पेपर थे डॉन, अल वाहिद, हिलाल पाकिस्तान, वो हेट्रेड अगेंस्ट द हिंदूज फैला रहे थे और वायलेंट प्रोपेगेंडा माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंदर कर रहे थे, उनको हाथ भी नहीं लगाया। नंदिता आगे लिखती हैं कि 22 अक्टूबर को रूमर्स हो गए कि एंटी मुस्लिम वायलेंस हुआ है दरगाह टाउन ऑफ अजमेर में,
और 2000 मुहाजिर हैदराबाद में बॉम्बे मेल पे जमा हो गए, जिसमें हिंदू जा रहे थे इंडिया, और उन्होंने बोला कि हम बदला लेंगे। उनको रोक लिया गया, पुलिस आई, उन्होंने हवा में फायरिंग की इनको हटाने के लिए। अगले दिन 800 मुहाजिरों ने रेलवे ट्रैक्स जो है उस पर जाकर प्रोटेस्ट की अजमेर वायलेंस के खिलाफ, और ट्रेन को आगे नहीं जाने दिया। अयूब खोड़ो ने ये ज़रूर किया कि उन्होंने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को बैन किया कि भाई आप 2 वीक के नोटिस से दिए बगैर नहीं जा सकते। और कुछ इदारों में तो उन्होंने ये भी बोला कि अगर किसी ने जाना है तो आपको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी ज़रूरी होगी। देखिए, यहाँ पर भी सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट का जो है वो एक कॉन्फ्लिक्ट था। जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो बार बार सिंध गवर्नमेंट को कह रही थी कि जो पहला क्लेम है वो महाजरों को दो। खोड़ो की गवर्नमेंट ने बोला कि भाई सिर्फ उनको नहीं होगी, हाउसिंग फैसिलिटीज़ जो हैं, फैक्ट्रीज़ जो हैं, ऑफिसेज जो हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट जो आ रहे हैं जिनको रिकन्स्ट्रक्ट करना है या जो हैं इधर के हैं, उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए। नवंबर 1947 में फ्री प्रेस जर्नल कहता है कि सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई कि भाई मार्केट्स जो हैं वो पैरालाइज हो गई, एक्साइज रेवेन्यू जो है वो नोज डाइव हो चुका था। स्पेसिफिकली अगर हम दलित कम्युनिटी की बात करें, जो मैं एक मैगल ने भी की अपनी वीडियो में, तो अकॉर्डिंग टू सम एस्टिमेट्स देवर अबाउट 2 लाख दलित थे जो सिंध में रह रहे थे एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। तो ये शायद थोड़ा गलत होगा अगर सिर्फ आप एक तरफ का बयानिया दें कि दलित को रोक लिया गया था इंडिया जाने से, क्योंकि नंदिता इसी किताब में लिख रही हैं कि भाई सब दलितों को जाना भी नहीं था, क्योंकि वो इंडिया को एक हिंदू मेजॉरिटी देखते थे जहाँ अनटचेबिलिटी का जो स्टिग्मा है वो लोग फेस करेंगे। सुचरित्रा बालासुब्रमण्यम जो हैं वो एक अपनी रिस्पोंडेंट को कोट करती हैं, पंजाबी वडोदरा, जो एक स्वीपर में एज ए स्वीपर काम कर रही थी, कराची में थी। उन्होंने कहा कि भाई मैं पहले जा चुकी हूँ कुछ और सरूस्त्रा इन 1942, जहाँ सिंध से कई ज़्यादा मुझे स्टिग्मेटाइजेशन फेस करनी पड़ी। तो मेरी नज़र में ये भी पर्सपेक्टिव ज़रूरी है कि सिर्फ ये नहीं है कि पाकिस्तान रोक रहा है, कई लोग नहीं जाना चाहते थे क्योंकि उनको लगा कि कास्ट सिस्टम में जो वो दलित हैं उधर ज़्यादा वर्स ट्रीट किया जाएगा। पर ऐसा नहीं है कि वाहिद यही पर्सपेक्टिव है, दूसरा पर्सपेक्टिव भी ज़रूरी है कि सच ये है, नंदिता ही लिख रही हैं कि दलित्स डिड हैव कॉज फॉर फियर, उनको डरने की एक वजह थी। उनको कोई कन्वर्ट नहीं किया गया, लूट नहीं किया गया, पर मार्च 1948 के एक आर्टिकल में लिखा हुआ है, द मोलेस्टेशन ऑफ दलित वुमेन बाय मुहाजिर्स एज बीइंग द कॉज ऑफ एग्जिडस ऑफ दलित फ्रॉम पाकिस्तान। अगेन ये हमारी तारीख की तल्ख हकीकतें हैं, जिस तरह नंदिता ने लिखा हुआ है उसी तरह मैंने आपको पढ़ के बता दिया। दलित कुछ लोग जो गए इंडिया, उन्होंने वहाँ डिस्क्रिमिनेशन और ह्यूमिलिएशन भी फेस की। कई दफ़ा तो ऐसा भी हुआ कि उनकी ट्रेनें भी अलग कर दी गई कि दलित जो हैं वो अपर कास्ट हिंदूज के साथ नहीं जा सकेंगे। तो वो दलित के साथ जो ज़्यादती होती है दोनों मुल्कों में, वो एक लंबा और डिस्कशन है। अगर डॉक्टर सूरज जेंगडे के पास टाइम हो तो फिर उनसे ही करेंगे ये डिस्कशन। दूसरी तरफ एक कराची में जो बहुत बड़ा मसला बढ़ रहा था वो रेफ्यूजीज़ की इनटेक का था। उस वक्त पीर इलाही बख्श जो हैं, जो मिनिस्टर थे फॉर रेफ्यूजी रिहैबिलिटेशन, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने बोला कि भाई कराची जो है वो सुपर सैचुरेट हो चुका है, कराची भर चुका है, तो सक्कर, शिकारपुर, मीरपुर ख़ास ऐसी जो जगहें हैं वहाँ पर जगह है, इजीली अब्जॉर्ब हो सकते हैं, तो वहाँ अकोमोडेट किया जाएगा। तो उन्होंने लॉरीज भेजी हाजी कैंप में कि भाई 4500 मुहाजिर जो हैं वो इन जगहों पे जाकर सेटल हो सकते हैं। वो खाली वापस आ गई क्योंकि मुहाजिरों ने बोला कि हम नहीं वहाँ सेटल होंगे, हमें जो है कराची और इस जैसे शहरों में सेटल होना है। द मुस्लिम रेफ्यूजीज हु केम टू सिंध प्रेजेंटेड डिफिकल्ट प्रॉब्लम in as much as they all wanted to be rehabilitated in the cities. For Karachi the situation was particularly annoying. उर्दू में कर देता हूँ कि भाई कई जो गांव हैं वो खाली हैं, कराची कैसे सबको अकोमोडेट कर सकता है। उसके एक हफ्ते बाद 12 दिसंबर को 500 मुहाजिर जो हैं दे वेंट ऑन अ रैम्पेज, ये नंदिता के लफ्ज़ हैं, अटेम्प्टेड टू फोर्सibly ऑक्यूपाई हाउसेज इन कराची, अटैकिंग द हाउस ओनर्स। इसके बाद कई लोगों को अरेस्ट भी किया गया और कुछ घरों को उनके ओरिजिनल ओनर्स को वापस दे दिया गया। नंदिता आगे लिखती हैं कि मुहाजिरों के एक ग्रुप ने प्लान बनाया एक प्रोग्राम का इन कराची। ये आप लोगों ने नाज़ी जर्मनी में लफ्ज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हुए देखा होगा, या अब जो इज़राइल फ़लस्तीन में है उसमें सेटलमेंट के कॉन्टेक्स्ट में या सेटलर्स के कॉन्टेक्स्ट में ये लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है। जो कांग्रेस वर्कर हैं कामला हरीचंद, वो ये कहानी बताती हैं कि ओरिजिनल प्लान था 12 जनवरी 1948 में कराची में वायलेंस होगा, पर कराची पुलिस को जब पता चला कि ये होगा
तो उन्होंने मौलदीना मुसाफिर खाना और ट्रैवलर्स गेस्ट हाउस उस पर छापा मारा, 12 लोगों को अरेस्ट किया जो मुहाजिर थे, उनके पास छुरियाँ थीं, डैगर्स थे। उसके अलावा शहर भर में और लोगों को भी अरेस्ट किया गया, जिसमें 6 अदर क्रिमिनल्स मोस्टली फ्रॉम पंजाब। फिर अर्ली जनवरी 1948 में कराची पुलिस अरेस्टेड 65 मोर क्रिमिनल्स एंड गुंडाज। तो 5 जनवरी की रात को फैसला हुआ था इसी मुसाफिर खाने में कि वायलेंस होगा। पुलिस को पता चला, उन्होंने लोगों को जाकर अरेस्ट कर दिया। साथ ही साथ जैसे अब भी हम देखते हैं कि मज़हब को इस्तेमाल किया जाता है इस तरह के जो वायलेंस है उसको जस्टिफाई करने के लिए, तो मौलाना अब्दुल कुद्दूस बिहारी जो हैं एक प्रोमिनेंट लीडर थे 1946 में जो बिहार से आए थे। नंदता लिखती हैं कि आज भी उनको याद किया जाता है एज ए चैम्पियन फॉर मुहाजिर राइट्स। मौलाना अब्दुल कुद्दूस बिहारी जो हैं उन्होंने एक प्रोमिनेंट रोल प्ले किया था हैदराबाद वाले वायलेंस में। उसी दिन ऑल इंडिया रेडियो से अनाउंस हुआ कि मुस्लिम लीग के जो दिल्ली में लीडर हैं अब्दुल गनी कुरैशी, उनको सेंटेंस टू डेथ कर दिया गया है फॉर द मर्डर ऑफ डॉक्टर NS जोशी, अ वेल नोन सर्जन इन कम्युनल वायलेंस इन दिल्ली इन सितंबर 1947। तो 6 जनवरी को सिखों की एक ट्रेन, उस पर हमला हुआ। लोगों ने इस तरह के आई विटनेस अकाउंट्स दिए कि किल किल के नारे लगाए गए। और एक गुरुद्वारे में नंदता लिख रही हैं कि विद इन 2 आवर्स अ वास्ट नंबर ऑफ मुहाजिर असेंबल्स ऑन द ग्राउंड इन फ्रंट। तो कह रही है पहले 8,000 कुछ लोग कहते हैं, फिर 25,000 और लोग कहते हैं, कुछ लोग तो उससे भी ज़्यादा बता रहे होते हैं। तो ये क्राउड जो है ये जमा हुआ और उसने गुरुद्वारे को आग लगाई। स्टैब्ड एंड किल्ड 6 इनसाइड। अब ये बहुत सैड कहानियाँ हैं। अगेन आप आई विटनेस अकाउंट्स देख सकते हैं इसमें। महंगराम करमचंद दानी जो हैं वो 15 साल के बच्चे थे जो ये कहानी बताते हैं कि मॉब जो आया उसने ज्वेलरी चुराई, हर चीज़ जो फैमिली ओन करती थी वो उन्होंने चोरी किया। लोग उसमें चिल्ला रहे थे, हर जगह ब्लडी बॉडीज़ थी। आई डोंट वांट टू गो इनटू द गोरी डिटेल्स बट प्लीज़ आप लोग जाकर पढ़ें। आगे नंदता लिखती हैं कि ये वायलेंस फिर हर पार्ट कराची के फैल गया, फ्रॉम द नैरो लेन्स ऑफ गड्डी कोठी टू फ्रेयर रोड एंड बंस रोड टू द अपर क्लास जमशेद क्वार्टर्स एंड अमिल कॉलोनीज। हिंदूज वर सराउंडेड, अटैक्ड, लूटेड एंड समटाइम्स मर्डर्ड। जो हिंदुओं स्ट्रॉन्ग होल्ड थे आर्य समाज के, रामबाग, स्वारज भरन, रतन तालो, इसमें से कई जगहों को आग लगा दी गई। तो इंटरेस्टिंगली जो राइटर्स थे वो इंडिस्क्रिमिनेट थे कि वो किसको टारगेट कर रहे हैं। 59 ईयर ओल्ड जमशेद नौसरवंजी मेहता, वो 8 दफ़ा मेयर रह चुके थे कराची के, उनकी गाड़ी को भी सराउंड कर लिया और उनको अटैक ही कर रहे थे। जब कुछ सिंधी मुस्लिम जो वहाँ से गुजर रहे थे उन्होंने रोका राइटर्स को और बोला कि भाई ये पारसी जेंटलमैन हैं और इनको जाने दिया। नंदता लिख रही हैं कि कुछ घंटों के लिए लार्ज गैंग्स ऑफ मुहाजिर्स roamed the city, often accompanied by empty trucks into which they were thrown the spoils of the looting. Clear proof that the violence was premeditated and organized. कुछ लोगों ने फिर ये भी कहा कि भाई टेलीफोन वायर्स तक काट दी गई थी वायलेंस स्टार्ट करने से पहले। कम से कम 1 करोड़ की चीज़ें उस वक्त चुराई गई। साथ ही साथ नंदता ये भी जिक्र करती हैं कि कुछ सिंधी मुस्लिम थे जिन्होंने हिंदुओं को अपने घर पे छुपाया और लोगों को कहा कि भाई यहाँ कोई हिंदू नहीं है ताकि उनका कत्ल ना हो सके। कुछ लोगों ने खामोशी भी इख्तियार की ये सोच कर कि भाई ऐसा ना हो कि हम मर जाएं। तो दोनों आपको चीज़ें नज़र आती हैं। इस तरह के भी वाक़े आए कि भाई बुर्का पहना दिया गया ताकि लोगों की हिंदू आइडेंटिटी छुप सके। इसके बाद सिंध गवर्नमेंट के जो लोग हैं, पीर इलाही बख्श, गुलाम मोहम्मद, इकरामुल्लाह, जाहिद हुसैन, अयूब खोड़ो भी थे इसमें, उन्होंने जाकर ये जगहें देखी, पब्लिक सेंटिमेंट्स किए, अपने हिंदू दोस्तों पर चेक किया, पर्सनली जाकर चेक किया उनको कि भाई ये लोग ठीक हैं। सिंध गवर्नमेंट कहती है 122 लोग मरे, कुछ लोग उसको 1000 तक भी एस्टिमेट करते हैं। इसमें नंदता लिखती हैं कि सिंध गवर्नमेंट ने जो इक़दाम किए, एक फर्म हैंड इस्तेमाल किया, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया, उसकी वजह से आपने पंजाब जैसा वायलेंस नहीं देखा। तो ये जो कम लोग हैं, रिलेटिवली लोअर नंबर ऑफ कैजुअल्टीज़ इन सिंध जो वो कह रही हैं, वो सिंध गवर्नमेंट की वजह से था। और फिर मंजिल गाह में जो गलती की थी सिंध गवर्नमेंट ने और सिंध की मुस्लिम लीग ने, वो सिंधी पब्लिक मेमोरी में थी। तो उन्होंने बोला भाई ये हम कभी रिपीट नहीं होने देंगे। नंदता लिख रही हैं कि हाउएवर द सिमरिंग डिसकंटेंट अमंग द मुहाजिर्स कंबाइंड विद इकोनॉमिक हंगर फॉर हिंदू एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज हैड फाइनली बॉइल्ड ओवर इनटू वायलेंस, डिलिबरेटली प्लान्ड सो एज टू टेरराइज द रिमेनिंग हिंदूज इनटू माइग्रेटिंग टू इंडिया। अगेन किसी भी एक कम्युनिटी को टारगेट करना या एक मज़हब को टारगेट करना बिल्कुल जायज़ नहीं होगा। जो लोग इंडिया से देख रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जुल्म है, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। पर आप ये भी देख लें कि दिल्ली में जो कैजुअल्टीज़ का मैग्नीट्यूड था वो बहुत ज़्यादा था। नंदता ये लिख रही हैं 20,000 से 25,000 मुसलमान वहाँ मारे गए, कंपेयर टू 1100 हिंदूज़ एंड 6 इन कराची।
आगे वो ये भी लिखती हैं कि बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस भी हैं जब सिंधी हिंदूज वर गिवन प्रोटेक्शन बाय देयर सिंधी मुस्लिम फ्रेंड्स एंड नेबर्स एंड न्यूमरस इंस्टेंसेस ऑफ द लैटर प्लीडिंग विद द फॉर्मर नॉट टू माइग्रेट। ये फिर जब सर्वे भी किया गया, ये उसका एक रेफरेंस दे रही हैं कि सुभरदा आनंद ने जब सर्वे किया 100 सिंधी हिंदूज का, उसमें से 81% क्लियरली सेड दैट सिंधी मुस्लिम्स हैड नॉट थ्रेटन्ड देम इनटू लीविंग। तो एक तरफ सिंधी मुसलमान जो हैं उस वक्त वो प्रोटेक्ट भी कर रहे थे हिंदूज को, और मुहाजिरीन के लिए अंसार का भी रोल प्ले कर रहे थे। वो भी नंदिता दास ने कहानियाँ लिखी हुई हैं कि भाई सीनियर मुस्लिम पॉलिटिशियंस ने खाना अरेंज किया जो मुहाजिरीन आ रहे थे। शिकारपुर में एक बच्चे ने कहानी बताई कि किस तरह जब मुहाजिर आते थे रेलवे स्टेशन पे, वो खानों के साथ उनको रिसीव करने जाते थे। एक्स्ट्रा क्विल्ट्स, बेड्स एंड सरप्लस आइटम्स इन द हाउस वो उनको दे रहे थे। एक फीलिंग थी कि हमारे मुहाजिर भाई आ चुके हैं और हम अंसार की तरह हैं। अब ये मैं पढ़ते हुए भी थोड़ा अनकम्फर्टेबल हो रहा हूँ, लेकिन नंदिता ने लिखा हुआ है तो पढ़ लेते हैं। Yet like other partition refugees, the Muhajirs brought with them a sense of entitlement. They felt that they had sacrificed more than others for the new nation, and now the new nation owed them. This did not endear them to Sindhi Muslims. Moreover, as Penderal Boone, then Minister of Bhagalpur State, puts it, the feelings of pity and sympathy which had initially evoked then became deadened by repeated excitation. साथ ही साथ एक बड़ा मसला ये हुआ कि कराची को सिंध से अलग कर दिया गया। ये उन्होंने भी लिखा है, ये हमने अपनी पहली एपिसोड में भी जिक्र किया था। पंजाब में जो सरप्लस 12 लाख रेफ्यूजीज़ का आया था, ये कह रही हैं कि सरप्लस इम्प्लाई कर रही थी कि जो एक्सेस मुस्लिम रेफ्यूजीज़ आ रहे हैं वो एक प्रोविंस उतना ही अकोमोडेट करता है जितने उधर से जा रहे थे। तो पंजाब से जितने लोग गए हैं उन्होंने उतने ही अकोमोडेट किए। उसके बाहर जो लोग आए थे, जो ये 12 लाख लोग थे, पंजाब ने बोला ये एक्सेस है और इनको भी सिंध की तरफ रवाना कर दिया था। ये अब एक यहाँ पर मजाक भी चलता है जो सिंध में आपको काफ़ी सुनाई दिया जाएगा कि जब इंडिया से ट्रेनें आईं तो पंजाब में वो रुकी तो पंजाबियों ने बोला नहीं नहीं पाकिस्तान आ गए और उनको सिंध भेज दिया। तो ये एक बड़ा फेमस जोक है। तो ये रेफ्यूजी नंबर्स जो हैं जो सिंध ने लिए वो बहुत ज़्यादा थे। हैदराबाद वाज होम टू अबाउट 2 लाख मुहाजिर्स बाय जून 1948। कराची में ये फिगर जो है वो 3 लाख हो चुका था। सिंध गवर्नमेंट जिसके बाद पहले ही पैसा ख़त्म हो गया था, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान की, उसने बोला कि भाई आप हमें 30 करोड़ रुपए का एक लोन दें। तो बिल्कुल ही एक गुर्बत की हालत सिंध गवर्नमेंट की हो चुकी थी। तो इस वक्त जनवरी 1948 में अयूब खोड़ो की गवर्नमेंट को जो है वो फेडरल गवर्नमेंट ने बोला कि भाई आप 5 लाख और रेफ्यूजीज़ जो हैं वो सिंध कबूल करें। तो अयूब खोड़ो ने यही जवाब दिया कि भाई हमारे पास कोई वसाइल ही नहीं है, कोई रिसोर्सेज ही नहीं है, कोई जगह ही नहीं बची, हम कहाँ से एक्सेप्ट करें। तो इन इकदामात की वजह से भी कि जो सिंध गवर्नमेंट है उसके खिलाफ एक नफ़रत पैदा हो चुकी थी। तो नंदिता लिख रही हैं कि सिंध गवर्नमेंट और खोड़ो जो है स्पेसिफिकली उन पे ये परसेप्शन बनाई गई कि ये हिंदुओं को पैम्पर कर रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ महाजिर्स। लियाकत अली खान ने अयूब खोड़ो को प्राइवेटली कहा, अब ये एक और रेफरेंस, अगर आप हैदर निज़ामी को नहीं मान रहे तो इस किताब में भी है कि तुम किस तरह के मुस्लिम हो, तुम हिंदुओं को बचा रहे हो जब मुसलमान मारे जा रहे हैं इंडिया में, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने तो पुलिस फायरिंग में भी कुछ हिंदुओं को मार दिया। ये इस कोर्ट का आखिरी पार्ट है जो शायद हैदर निज़ामी ने अपने आर्टिकल में नहीं लिखा। तो मुहाजिरों ने कई जो हैं वो ब्लेम किया अयूब खोड़ो को। ये भी लिखा गया एक एडिटोरियल में, द प्रीमियर ऑफ सिंध इज़ अ फ्रेंड ऑफ द हिंदूज एंड डज नॉट वांट टू सी हिंदुस्तान मुस्लिम मुहाजिर्स इन सिंध। जबकि मसला जो था वो रिसोर्सेज का था, वसाइल का था, लेकिन पेंट किया गया कि अयूब खान एक हिंदुओं का दोस्त है, मुहाजिरों से नफरत करता है। हम यकीन इस कमेंट सेक्शन में भी जो मैं सारी बातें कर रहा हूँ कि नुआंस समझें, हिस्ट्री समझें, वो सारी बातें इग्नोर कर मुझे भी इसी तरह के लेबल दिए जा रहे होंगे कि भाई ये हिंदुओं की बात कर रहा है। तो ये व्हाटएवर, आप कमेंट सेक्शन देख लें लोग क्या बोल रहे हैं मेरे बारे में। तो अयूब खोड़ो के बारे में भी उस टाइम आर्टिकल्स लिखे गए, डॉन तक में आर्टिकल्स लिखे गए कि सिंध गवर्नमेंट का प्लान है टू कंट्रोल मुहाजिरीन एंड प्रोटेक्ट हिंदूज। Muhajirs in Karachi took out an effigy of Khodo and shouted death and destruction to the Sindh government. The Pakistan Employees Association also passed a resolution condemning the Sindh government. Further, there was pressure on the Sindh government from the Pakistan central government to release those rioters and looters who had been arrested. Ultimately, these prisoners were released without trial. ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। मज़हब का जो मैंने जिक्र किया था कि मजहबी लीडर्स इमर्ज हो जाते हैं इसी तरह। तो 28 दिसंबर 1947 को मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी जो हैं उन्होंने 25,000 मुहाजिरों की एक गैदरिंग ईदगाह मैदान में एड्रेस की, जिसमें उन्होंने बोला कि भाई ये प्रोविंशियलिज्म पाकिस्तान में बढ़ रहा है। जो आज आप कनाल दशू पे बातें सुन रहे हैं ना, ये माशाल्लाह शबीर उस्मानी ने दिसंबर 1947 में ही कर ली थी। उन्होंने सिंध गवर्नमेंट को वार्न किया कि तुम अपनी जो पोजीशन है ना और प्रेस्टीज है
वो करते हो सैक्रिफाइसेस मेड बाय द यूपी मुस्लिम्स। हम लोगों ने तुम लोगों को ताकत दी है और हम ये ताकत वापस भी ले सकते हैं। इसके बाद जो कराची वायलेंस हुआ उसी में यही बातें की गई, जिसमें सिंध गवर्नमेंट को बोला गया कि और आपने मुसलमानों की जो फीलिंग्स हैं उनको इंजर नहीं करना। मौलाना शबीर उस्मानी जो हैं वो जमीयतुल उलमा इस्लाम के भी प्रेसिडेंट थे, जमीयतुल मुहाजिरीन के भी प्रेसिडेंट थे, तो उनका बड़ा एक असर व रसूख था। उनको शेखुल इस्लाम कंसिडर किया जाता था, जिन्ना के बहस पे उन्होंने पाकिस्तान फ्लैग को होइस्ट किया पहली दफ़ा। उन्होंने जिन्ना की फ्यूनरल की भी रिचुअल प्रेयर्स को लीड किया। तो मई 1948 तक 7 लाख मुहाजिर सिंध आ चुके थे और उनमें से 3/4 जो हैं वो कराची में सेटल हुए। यही फ़र्क है थोड़ा सिंध और पंजाब के एक्सपीरियंस में कि पंजाब में लोग स्कैटर हो गए, गाँव में भी गए, शहरों में भी गए। सिंध में अगर 3/4 जो हैं वो कराची में सेटल हो रहे हैं, शहर नहीं मैनेज कर सकता। देयर इज ओनली सो मच एक शहर की पॉपुलेशन बढ़ जाए और उसके जो वसाइल हैं वो मैनेज कर सके। 1950s तक ये जो सिलसिला है ये चलता रहा और फिर एंड तक जो फिगर्स हैं वो 10 लाख, कुछ लोग 12 लाख भी कहते हैं। नंदता लिखती है कि 1951 सेंसस रिकॉर्डेड ओवर 6 lakh मुहाजिर्स इन कराची, by which time they had a majority of nearly 58% in the city, dominated by Hindus for 2 centuries. Karachi became a Muslim and Muhajir city in a matter of months. Sindhis, Hindu and Muslim were reduced to less than 10% of the city's population. तो जो एक नॉन स्टॉप फ्लड ऑफ मुहाजिरीन था उसकी वजह से सिचुएशन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई थी। तो सिंध गवर्नमेंट जो शुरू से कह रहा था, इवेंचुअली नॉन सिंधी लोग भी वही बातें करना शुरू हो गए। जुलाई 1948 में जो एक मुहाजिर न्यूज़पेपर है डॉन, उस तक ने बोला कि भाई इनॉर्मस और अनऑर्गेनाइज इन्फ्लक्स इनटू कराची मुश्किल हो गया है। प्रॉपर्टी में भी फिर हम लोगों ने यही देखा कि भाई जो इवैक्यूएट ट्रस्ट प्रॉपर्टी सेटअप किया गया, क्योंकि जो प्रॉपर्टी देनी थी वो जितनी थी उससे कई ज़्यादा थी, वहाँ पर फिर करप्शन भी हुई। उसको फर्स्ट साइट ऑफ द नेशन स्टेट्स करप्शन भी कहा गया। फिर जो प्रॉपर्टी का बंटवारा है वो भी एक कंटेंशन बना बिटवीन मुहाजिर्स एंड सिंधी मुस्लिम्स। नंदता लिख रही हैं कि 1.3 मिलियन एकड़ लैंड तकरीबन जो छोड़ के गए हैं सिंधी हिंदूज, उसमें से 8 लाख जो एकड़ है वो महाजरों को अलॉट किया गया। तो कई सिंधी मुस्लिम जो हैं वो उस टाइम के वो ये बिलीव करते हैं कि फॉल्स क्लेम्स की बेसिस पर हुआ था। हमने ये इवैक्यूएट प्रॉपर्टी वाली वीडियो में भी देखा, दूसरी वीडियो में हमने देखा कि भाई जब वेरीफाई करवाने गए नेहरू से तो उन्होंने बोला सारे जो क्लेम्स हैं एक्सेप्ट 1 वो इन्फ्लेटेड है। यहाँ से फिर हमें टेंशन शुरू होती हुई मिलती है। एक नफ़रत सिंधी मुस्लिम्स में जो यहाँ पर हैं वो पैदा हो जाती है कि भाई ये जो मुहाजिर आए हैं इन्होंने ज़मीनें ले ली। यहाँ के भी जो सिंधी मुस्लिम थे उनको भी ये ज़मीनें चाहिए थी, उन्होंने बोला भाई हमें भी मिल जाएंगे, अब तो पार्टीशन हो गई है, यहाँ हम लोग रहेंगे, मज़े आएंगे। तो वहाँ जो है ना टेंशन शुरू हो गई कि ये स्पॉइल्स ऑफ वॉर जो हैं ये किसको मिलेंगे, और तकरीबन 13 लाख में से 8 लाख जो हैं वो मुहाजिरीन को मिली। तो जो हारी थे, जो हिंदू लैंडलॉर्ड्स के लिए काम करते थे, उनको भी लगा कि हिंदुओं की जाने के बाद ज़मीन हमें हो जाएगी, लेकिन वहाँ पर फिर मुहाजिर लैंडलॉर्ड आ गए और उन्होंने फिर देवर कीन टू एविक्ट देम। वो चाहते थे कि सिंधी हारियाँ हमारी ज़मीनों से निकल जाएं। और कहाँ से सपोर्ट मिला मुहाजिरीन को? सिंधी लैंडलॉर्ड से। नंदिता लिख रही हैं कि राइटर एस सनंथन के मुताबिक द लैटर कलूडेड विद द फॉर्मर टू प्रिक्लूड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैक्यू लैंड टू लैंडलेस सिंधीज, मतलब जो गरीब सिंधी हैं इनको ना मिले। मुसलमान सिंधी लैंडलॉर्ड और मुहाजिर लीडरशिप जो है उनका एक गठजोड़ बन गया कि हम लोग ओन करेंगे लैंड, ये लैंडलेस सिंधीज को ना मिले। अभी भी अब सिंध का जिक्र करें तो लोग बोलते हैं वडेरे सबसे बड़ा मसला है, जबकि मुस्लिम लीग ने पंजाब और सिंध के वडेरों के साथ मिलकर ही सियासत की, मिलकर ही पाकिस्तान बनाया। तो ये अवाम की गलती नहीं है, ये रियासत की गलती है। वो बलूचिस्तान में सरदार हों, सिंध में वडेरे हों, ये रियासत के एजेंट्स हैं। इनकी बेसिस पे बलोच अवाम को गाली देना या सिंधी अवाम को गाली देना ज़्यादती होगी। तो हारीज ने इसके खिलाफ बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट की, वो प्रोटेस्ट चलती रहीं। इन 1954 व्हेन फ्रेश अलॉटमेंट्स वर मेड टू महाजिर्स, उस पर भी हारीज ने शिकायत की पर उनको अपनी ज़मीन से हटा दिया गया। फिर 1955 में जब कोटरी बराज बना तो बहुत ज़्यादा लैंड जो है वो कल्टिवेशन के लिए अच्छा हो गया और मोस्ट ऑफ दिस लैंड वाज अलॉटेड टू पंजाबीज एंड पठान्स बाय द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। तो इसकी वजह से जो अलॉटी तहरीक है, जो हारियों की, गरीब सिंधी हारियों की तहरीक थी, जिसके ग्रास रूट लीडर्स जो हैं काजी फैज़ मोहम्मद, सुबो ज्ञान चंदानी, मौलाना अजीज़ुल्लाह, जलालुद्दीन बुखारी एंड लेटर GM सैयद, इन्होंने फिर सिविल डिसोबीडियंस की, हंगर स्ट्राइक्स की। सेपरेशन ऑफ कराची पे भी बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है पर उस पर हम वीडियो बना चुके हैं। इसमें बच्चों इंटरेस्टिंग है कि जिन्ना साहब जो हैं वो गवर्नमेंट हाउस में आ गए थे। मिसेस लियाकत अली ख़ान जो हैं उनको चीफ जस्टिस ऑफ सिंध का घर चाहिए था, उन्होंने मना कर दिया। फिर उन्होंने बोला मीर गुलाम अली तालपुर का घर चाहिए, उन्होंने मना कर दिया। तो इवेंचुअली अयूब खोड़ो ने अपना घर दे दिया
और फिर अयूब खोड़ो के साथ लियाकत अली ख़ान ने क्या किया वो आप लोग सब जानते ही हैं. सो आई डोंट नीड टू टेल यू, यू नो द मेटाफॉर राइट्स इटसेल्फ कि अयूब खोड़ो ने लियाकत अली ख़ान को अपना घर दिया, फिर लियाकत अली ख़ान ने उन्हीं पर इल्ज़ाम लगा के उनकी गवर्नमेंट डिसमिस करके उन पर प्रोडा लगा दिया. पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी जब मलीर में जगह दी, उन्होंने बोला ये बहुत ज़्यादा दूर है, तो बैरिक्स और मिलिट्री हाउसिंग बंदर रोड सिविल लाइन्स पे जो थी वो पाकिस्तान गवर्नमेंट को दे दी गई. फिर कराची को जब अलग किया गया तो सिंध के जो फाइनेंसेस हैं वो तबाह हो गए. साथ ही साथ एक तरफ हिंदू बिजनेसमैन जो हैं वो जा चुके थे, फिर इंक्रीज एक्सपेंडिचर था रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन का महाजरीन के आने की वजह से. फिर आपने कराची भी अलग कर दिया. फिर 1948 में सिंध में वो भी आ गए, फ्लड्स भी आ गए, जिसकी वजह से और नुकसान हुआ. और जो पोर्ट का रेवेन्यू सिंध को जाता था कराची से वो फेडरल गवर्नमेंट को जाना शुरू हो गया. अगर हम नौकरियों का जिक्र करें तो 1970 तक 10,000 बैंक एम्प्लॉयज़ जो थे सिंध प्रोविंस में, उसमें सिर्फ 250 या 2.5% जो हैं वो सिंधी थे. सिंधी प्रोपोर्शन जो है सिंध गवर्नमेंट में वो 40% से भी कम था. सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस देयर वर ओनली 1 सिंधी पर 5,000 एम्प्लॉयज़. साथ ही साथ नंदिता लिखती हैं कि जो मुहाजिरीन का कल्चरल आउटलुक था वो सिंधी मुस्लिम से बहुत ज़्यादा अलग था. सिंधी मुस्लिम जो हैं वो रूरल ट्राइबल फ्यूडल बैकग्राउंड से आते थे, ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे. दिल्ली लखनऊ हैदराबाद से जो लोग आए थे मुस्लिम रूल का तबसरा लेकर के हम बादशाह हैं, हम लोग यहाँ मुग़ल थे एसेंशली. तो जो ज़्यादातर मुहाजिर हैं वो अप्रिशिएट नहीं कर सकते थे सिंध की सूफ़ी फ्लेवर्ड फोक कल्चर. उनको लगा कि सिंधियों का तो कोई कल्चर ही नहीं है. ये फिर नंदिता भी तस्दीक कर रही हैं इस कोर्ट की कि लियाकत अली ख़ान ने रिपोर्टेडली कहा था कि सिंधी कल्चर है क्या, सिर्फ एक्सेप्ट ड्राइविंग डोंकीज़ एंड कैमल्स. साथ ही साथ जो मुहाजिर आए थे, नंदिता लिख रही हैं, उनकी नज़र में उर्दू सुपीरियर थी, वो ज़्यादा इस्लामिक थी, तो उर्दू को स्टेट लैंग्वेज बना दिया गया मुहाजिर लीडरशिप की तरफ से. इन मई 1948 उर्दू वॉज मेड कंपल्सरी फॉर सिंधी मुस्लिम्स इन स्कूल्स इन सिंधी, बट सिंधी वॉज नॉट कंपल्सरी फॉर मुहाजिर्स. आफ्टर 1952 उर्दू वॉज ऑल्सो कंपल्सरी फॉर स्टूडेंट्स एट द सिंध यूनिवर्सिटी. स्ट्रीट साइंस वर नाउ रिटन इन उर्दू. इन 1957-58 यूनिवर्सिटी ऑफ कराची were forbidden to answer examinations in Sindhi. Sindhi medium schools began to slow down. Prominent English and Urdu newspapers and Radio Pakistan, which were dominated by Muhajirs, paid little attention to the Sindhi language or issues pertaining to the Sindhi people. From the Sindhi point of view, the history of the Pakistani movement came to be written from a Muhajir perspective. आजकल जो मैं ज़बान नाफिज करने की, उर्दू नाफिज करने की बातें करता हूँ, लोगों को लगता है कि ऐसा क्या हो गया, ऐसी कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि आपको बंगाल की लैंग्वेज राइट्स की हिस्ट्री नहीं बताई जाती और आपको ये नहीं तारीख बताई जा रही कि भाई आप जब एक शख्स की जो ज़बान है वही मिटा दोगे, वो उसमें जवाब ही नहीं दे सकता, एग्ज़ाम ही नहीं दे सकता, फिर आप कहोगे ये जाहिल है. ये बहुत अच्छी मुझे एक दफ़ा एक एग्जांपल दी थी कि हम जो डिसेबल्ड बोलते हैं तो जो नाबीना लोग हैं उनको कमतर समझते हैं. तो अगर किसी कमरे में हम सारे आएँ और लाइटें बंद कर दें तो फिर उसका एडवांटेज होगा, क्योंकि उसको पता होगा मुझे हु आई एम यूज्ड टू साइट, सडनली आई बिकम डिसेबल्ड, सडनली आई बिकम कमतर. तो आप जो ये कैटेगरीज बनाती हैं, कौन पढ़ा लिखा है, कौन कमतर है, कौन बेहतर है, वो किस तरह से बनाई गई हैं, वो उसकी तारीख जानना इसलिए ज़रूरी हो जाती है. साथ ही साथ जो मुहाजिर आए थे वो लोग जो हैं वो उलेमा की तरफ देखते थे फॉर लीडरशिप, वो स्क्रिप्चुअल इस्लाम की तरफ थे. With an increase in religious orthodoxy, there were a parallel decline in mission schools run by Christians, alcohol consumption and tolerance of religious minorities, especially the Hindus. इसी के साथ साथ फिर एंटी अहमदी राइट जो हैं उन्होंने जन्म लिया. तो ये जो रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी है ये सिंधी मुस्लिम का जो वर्ल्ड व्यू है उससे क्लैश करता था. उनके सूफ़ी बिलीव्स और कस्टम्स थे. सिंधी मुस्लिम जो हैं वो मुहाजिरिन की नज़र में लेसर मुस्लिम्स थे. ये जो पीर और दरगाह पे जाते हैं ये अनऑर्थोडॉक्स हैं, ये अनसिविलाइज्ड हैं. Muhajirs also looked with contempt at the way Sindhi Muslims greeted each other, that they joined their palms in a manner reminiscent of the Hindu Namaste instead of raising their hands in salam. The marginalization of Sindhis in trade and commerce, in central and state government, and in the provincial civil services, in education, in culture, in language, that too in their homeland by Muhajirs and Punjabis, who treated them with condescension, created deep resentment among the Sindhi Muslims. एक सिंधी राइटर है नजम अब्बासी जो लिखते हैं कि भाई सारा कल्चर जो है वो हम पर इम्पोज किया गया और वो उनका कल्चर जो है वो नेशनल प्राइड और ड्यूटी बन गया, उनकी ज़बान नेशनल लैंग्वेज बन गई, उनका कोड कल्चर नेशनल कल्चर बन गया. इवन जो उनका इस्लाम था वो ऑथेंटिक था, हमारा जो मज़हब है वो सडनली हिंदुआइज हो गया. और हमारी ज़िम्मेदारी थी कि उनके जो हीरोज़ हैं उनको माना जाए, उनके जो रोड्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, गार्डन्स हैं उनके नाम पे हो, उनकी टेक्स्ट बुक से पढ़ें और फिर उनकी तारीफ़ें करें. कपड़े जो हैं वो कंट्री टू कंट्री और जोग्राफी बदलते रहते हैं, पर उनका ड्रेस जो है वो हमारा नेशनल ड्रेस तक बन गया. देखें, ये बातें करने का मकसद आज ये है कि ये तारीख़ नहीं है, ये लिविंग हिस्ट्री है. 2006 में एक किताब छपी है ज़नाना बाय लॉरा एयरिंग. अगेन हमें लगता है कि भाई ये सब अपनी आइडेंटिटी के लेंस से लिखते हैं, तो ये तो एक गोरी एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जो यहाँ पे आकर जिक्र कर रही हैं. उन्होंने बताया
कि भाई सिंधी कौमी महाज के जो लीडर्स हैं उन्होंने उनको वाक़या बताया कि सिंध ने जब गवर्नमेंट को कहा कि भाई हमारी हेरिटेज जो है सिंधी लिटरेचर एक नेशनल ट्रेजर रिकग्नाइज़ किया जाए, माना जाए, तो उनको जवाब मिला कि ये तो सारा हिंदू लिटरेचर है, इसका तो इस्लाम से कोई ताल्लुक़ ही नहीं। तो इस तरह की सोच आप लोग देखेंगे। साहिलुद्दीन ने भी क्या बोला था कि ये तो हिंदुओं से भी बदतर है सिंधी, ये तो अपनी बेटी दे देते हैं लैंडलॉर्ड को। फिर मैंने पॉडकास्टर्स को ये भी बोलते हुए सुना है कि सिंधियों को तो नमाज भी नहीं पढ़ने आती। तो ये एक हिस्ट्री है इस राय की। लॉरा ए रिंग ये अपनी किताब में लिख रही हैं, सिंधीज वर रिप्लेस्ड बाय not by Sindhi Muslims but by immigrants by across the border. Sindhis continue to be dramatically underrepresented in Karachi, and the character of the city reflects this, particularly in terms of its antagonistic relationship with the rural hinterland. Thus, Sindhi literature, even the lexicon of Sindhi Urbane, is problematic in the face of dominant nationalism. और ये एक किताब नहीं है, ये कई कहानियाँ हैं, कई स्टोरीज़ हैं। आप जितना रिसर्च करें आपको और मिल जाएंगी। सिंध 1947 एंड बियॉन्ड में प्रिया कुमार एंड रीता कुमारी भी इसी तरह की कहानी लिखती हैं। वो लिखती हैं कि जो अमीर हिंदू थे सिंध के, उनको दे फेल्ट इनसिक्योर एंड फ्राइटेंड इन द न्यू स्टेट ऑफ पाकिस्तान. The danger to their lives and properties became palpable with the arrival of Muhajirs. In her autobiography, Pomtati Hinandani relates to the enormous fear that made her family leave Sindh. In it, the immigrant Muslim is seen as a potential kidnapper and rapist. आज भी सिंध में ये बहुत बड़ा मसला है. फोर्स कन्वर्जन का बहुत ज़्यादा मसला है, माइनॉरिटीज़ पे परसिक्यूशन का बहुत ज़्यादा मसला है. साथ ही साथ इस तरह की भी हमारी तारीख है कि जिसमें हम टॉलरेंस देखते हैं, एक्सेप्टेंस देखते हैं, को एग्जिस्टेंस देखते हैं. तो वही सिंध की तारीख है जो मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान की भी तारीख बन जाए. ये झूठ होगा अगर मैं कहूँ कि वो पाकिस्तान की तारीख है, नहीं है, सिंध की है. वो कल्चर बेहतर नहीं है कि वो कराची में भी हो, वो सिंध में भी हो, जब सब सारे साथ रहें, एक दूसरे की कल्चर की रिस्पेक्ट हो, इन बेसिस पे कि तुम सिंधी हो, तुम महाजर हो, तुम कमतर हो, तुम्हारा कल्चर कुछ भी नहीं है, ये कल्चर सुपीरियर है. मेरी नज़र में कोई महाजर किसी सिंधी से ऊपर नहीं है, कोई सिंधी किसी महाजर से ऊपर नहीं है, कोई पंजाबी किसी बलोच से ऊपर नहीं है, कोई बलोच किसी पश्तून से ऊपर नहीं है. जेनेटिकली सुपीरियर वाला जो आर्ग्यूमेंट होता है ना, वो यूजेनिक्स की तरफ जाता है. खुदा का वास्ता है, अगर किसी को ये बताया भी गया है कि आप बेहतर हो, बाकी जाहिल हैं, या आपका इस्लाम बेहतर है, बाकी सारे काफिर हैं, इनको मार दो, इन सोच से नफ़रतें पैदा होती हैं, नफ़रतों से वायलेंस होता है. इस सोच से बाहर हैं. और ये तारीख बताने का बिल्कुल मकसद ये नहीं है कि एक कम्युनिटी टारगेट हो. अगर मैं लाहौर पे करूँगा तो आपको इसी तरह की कहानियाँ मिलेंगी. मॉडल टाउन जो है उसमें जो लोगों की इतने बड़े बड़े घर हैं, वो कैसे हैं, किससे लिए हैं, क्या तारीख़ है. और मैं ये कर चुका हूँ. मैंने आपको पीर वगैरह जो हैं उस पे ऑफ हीरोज़ एंड विलन्स में आपको बताया है कि ये लैंडलॉर्ड्स बने कैसे हैं. जो वडेरे हैं, जो आज अपने आप को सर कहते हैं, पीर कहते हैं, उन सब की तारीख मैंने आपको बताई है. तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपको एक तारीख बता रहा हूँ. लेकिन ये जो इस तरह की बातें हैं, मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा. मुझे पाकिस्तान में एक इंसान बता दे. क्योंकि हमें तो लगता है कि पाकिस्तान के ये मसले ही नहीं है कि हिंदू परसिक्यूशन होती है. हमने कपिल देव के साथ पॉडकास्ट की, हमने माइनॉरिटी राइट्स के साथ मार्च जो है उसके साथ पॉडकास्ट की. भाई ये पाकिस्तान के लोग हैं, इनकी आप बात करो तो आपको एंटी मज़हब लेबल कर दिया जाता है, एंटी हिंदू लेबल कर दिया जाता है, प्रो हिंदू लेबल कर दिया जाता है, इंडियन रॉ एजेंट लेबल कर दिया जाता है. व्यूज़ का चक्कर होता है. कौन सा व्यूज़ का चक्कर? प्रोमिनेंट जो इंडिया में बयानिया है वो तो यही है ना कि भाई इस्लामिक इन्वेडर्स आए थे, हिंदू यहाँ बेचारे थे. तो भाई मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि दिल्ली में आपने क्या किया मुसलमानों के साथ. तो ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ भी पैंडर कर रहा हूँ. इट्स प्लीज़ इन सिंपलिस्टिक रिडक्शनिस्ट आइडिया से बाहर आएँ. जितना आप ज़्यादा पढ़ेंगे, जितनी आप ज़्यादा तारीख देखेंगे, उतना आपका जहन खुलेगा. और थोड़ा जहन खोल कर चीज़ें देखें, समझें. और अगर कोई चीज़ आपकी प्री कंसीव नोशंस को चैलेंज करता है तो करने दें. सिट विद इट. Everything that you've been told by your parents may not be true. It's almost like I'm telling you Santa is not real. पर ये ज़रूरी है क्योंकि झूठ पर पलकर कुछ नहीं मिलेगा. आपको एक तारीख बताई जाए कि पाकिस्तान एक अजीब मुल्क है और हम बेचारे थे हमेशा से और सिर्फ हम पर जुल्म हुआ है. ये उसी तरह की बात है जो इंडिया में अब ये बयानिया बना दिया है कि सिर्फ मुसलमानों ने जुल्म किया और हम बेचारे थे. ऐसी तारीख नहीं होती. तारीख कॉम्प्लिकेटेड होती है. तो क्योंकि पाकिस्तान का एक डोमिनेंट बयानिया एक रहा है, ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये जो तल्ख हकीकतें हैं, ये हम इग्नोर करते हैं. और मुझे लगा कि मेरी ड्यूटी है ये आप लोगों को बताना. इसके बाद मेरे साथ जो होगा वो मुझे भी पता है,
पर मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूँ, और सच बोलने की जो सज़ा है मुझे कबूल है।